नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप और आप देख रहे हैं डिकोड एग्ज़ाम का ऑनलाइन चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं मैथ में। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये आपका काफ़ी हद तक आधार तय करता है अर्थमेटिक का, अंकगणित का, क्योंकि कई चैप्टरों से रिलेटेड होता चला जाता है। कि जैसे इसके बाद जब आप पढ़ेंगे आपका दूरी से संबंधित चैप्टर, जो 3 चैप्टरों का ग्रुप है हमारा, रेलगाड़ी, नौधारा, समय दूरी वाले क्वेश्चन। उसके बाद जब हम लोग बढ़ेंगे आगे कार्य समय और पाइप टंकी वाले क्वेश्चंस में, उस समय भी हमको अनुपात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक सीक्वेंस ऑर्डर, एक क्रमबद्धता जो है कि अगर उसके साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे प्रतिशत लेक्चर के बाद लाभ हानि का लेक्चर आप लोग को दिया गया, चैनल पे डाला गया, तो उसमें क्या हुआ, एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्धता थी। उसी तरह जब अनुपात समानुपात हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद इसकी क्रमबद्धता आगे के चैप्टरों में बहुत सहायक होगी। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, फिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक, और उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चंस के तरीकों को देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अनुपात। अनुपात क्या है? अनुपात है हमारा दो समान राशियों के मध्य संबंध, यानी दो समान राशियों के मध्य संबंध को कहते हैं हम लोग अनुपात, रेशियो। और समानुपात क्या है? समानुपात है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समानुपात, समान अनुपात, यानी दो अनुपातों की बराबरी को कहते हैं समानुपात। तो अब इसी को स्टार्ट करते हैं यहां से, अनुपात और समानुपात। अनुपात, समानुपात। तो अनुपात के लिए क्या हुआ, दो समान राशियों के मध्य संबंध को कहते हैं क्या, अनुपात। और इसी तरह समानुपात की बात की जाए तो दो अनुपातों की बराबरी को कहते हैं समानुपात, समान अनुपात। अगर इसके एग्जाम्पल पे आए, ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं। यहां ध्यान दें, दो समान राशियां, मतलब एक ही यूनिट जिसका मात्रक सेम हो। पहले वाले के पास भी रुपए में बात की गई, दूसरे वाले के पास भी रुपए में बात की गई, तो ये समान राशियां हो गई। समान राशियों से मतलब इनकी संख्या समान नहीं, समान राशियों का मतलब है कि उनका मात्रक समान है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे रुपए में दिया हो, यहाँ किलोग्राम दिया हो, तो ये समान मात्रक नहीं हुए हमारे। तो ऐसी राशियों का आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते, उनका अनुपात नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर रुपए में है तो यहाँ भी रुपए में हो, यहाँ किलोग्राम में है तो यहाँ भी किलोग्राम में हो, यहाँ मीटर में हो तो यहाँ भी मीटर में हो, यानी उनके मात्रक, उनका यूनिट सेम चाहिए। ठीक, इसी तरह दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। तो दो अनुपातों की बराबरी का क्या मतलब हुआ, जैसे आपसे कहा गया 10:20, ये क्या है हमारा, ये अनुपात है। समानुपात, समानुपात का चिन्ह होता है ये। अब यहां पर लिख दें
40:80। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। उनकी केवल संख्याओं के मान बराबर हो जरूरी नहीं है। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात, जैसे अगर इसको और सरल करें, यह आया हमारा 1:2। इसको सरल करें, यह आया 1:2। अब आप ध्यान देंगे तो ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर। तो वही डिफिनीशन बताई गई कि दो अनुपातों की बराबरी को कहते हैं हम क्या, समानुपात। अब अगर इसके और आगे बढ़ते हैं, टाइप में पहुंचते हैं कि तरीके क्या होते हैं, कुछ बेसिक इसकी जान लेते हैं, तब फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड नंबर पे हमको ध्यान देना है कि जैसे इसमें ए और बी का अनुपात दिया है, समानुपात C/D। ये साइन किस चीज का है, समानुपात का। केवल सिंगल ये है तो ये क्या है हमारा अनुपात, और डबल लग गया तो ये हो गया समानुपात। यानी दो अनुपातों की बराबरी को कहते हैं समानुपात। ये साइन बता रहा है कि ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। इसका ध्यान। अब इसमें आपको 4 अज्ञात राशियां दिख रही हैं। क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको 3 के बारे में जानकारी देगा और चौथी इनमें से कोई एक गायब करके आपसे पूछ लेगा ABCD। अब ABCD के टर्म्स में नहीं देता, उसके लिए वर्डिंग का यूज कर देता है, शब्दों का प्रयोग कर देता है कि अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो ये प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। यानी क्वेश्चन में आपके पास वर्डिंग जो आएगी इसी टाइप की वर्डिंग आती है कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन। यानी प्रथमानुपात बताइए, द्वितीयानुपात बताइए, तृतीयानुपात बताइए, चतुर्थानुपात बताइए। ठीक, यानी इनमें से आपको 3 मान दिए होंगे और आपसे चौथा पूछ लेगा। अब अगर इसका हम ध्यान दें कि A और D हमारी बाहरी राशियां हैं, B और C हमारी भीतरी राशियां हैं। बाहरी राशियों का गुणनफल भीतरी राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। बाहरी राशियों का गुणनफल भीतरी राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी A और D का अगर गुणा कर दें तो ये किसके बराबर होगा, B गुणे C के। 4 अज्ञात राशियां जिसमें से 3 के मान आपको क्वेश्चन में दिए होंगे और चौथा आपको निकालना होता है। इसका ध्यान देना है आपको कि अब इसमें कोई भी 3 वैल्यू आपको दे दे, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है ये प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। इसका बस क्रम ध्यान रखिएगा। ABCD इनमें से कोई एक चीज गायब करेगा। ये हमारा है प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। इसी लास्ट वर्डिंग पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथमानुपात पूछा है कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्था। इसका ध्यान। अब इसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे A और B का अनुपात दिया है 1:2, B और C का अनुपात दिया है 3:4। अब हमसे कह दिया जाए कि ABC के मध्य अनुपात बताइए। यानी B का संबंध A से बताया गया और B का संबंध C से बताया गया। अब लेकिन हमको संबंध स्थापित करना है ABC तीनों के लिए। तो इसके लिए सहायक कौन सिद्ध होगा, जिसका संबंध दोनों से है।
तो दोनों से संबंध किसका है? बी का। यानी बी की सहायता के बिना ए और सी को मिलाया नहीं जा सकता। यानी बी दोनों के फेवर में होना चाहिए, ए के फेवर में भी और सी के फेवर में भी। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए बी सी के अनुपात में लाना है, तो तरीका क्या होता है इसका कि ए अनुपात बी 1:2 के अनुपात में है, बी अनुपात सी 3:4 के अनुपात में है। इसमें कॉमन क्या है हमारे पास? बी। तो बी के नीचे बी वाला अनुपात रखना है, यानी इस पूरी फिगर को उठा के इस जगह लाना है कि बी और बी की कॉमन फिगर एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये बी का मान था, ये भी बी का मान था। ठीक, सबसे पहली स्टेज कि जो कॉमन पार्ट होगा उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। ये फिगर उठा के आप यहां ले आए, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3। ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8। यानी ए बी सी का अनुपात आ गया 3, 6 और 8। यानी सबसे पहले नंबर में हमको ध्यान देना है ये मल्टीप्लाई, यानी ए और सी, ए और बी वाला, फिर ये। सबसे पहले नंबर पे ये गुणा करना है, दूसरे नंबर पे ये गुणा करना है और तीसरे नंबर पे ये गुणा करना है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको? ए बी सी का अनुपात। इसी तरह अगर सी और डी दे दिया जाए आपको, तो उसमें सी कॉमन मिल जाएगा आपको, क्योंकि ए बी सी फिर सी डी दिया होगा, तो सी के नीचे सी वाला संबंध रख के इसी तरह कंटिन्यू करके चाहे जितने संबंध आगे दिए हों सबको निकाला जा सकता है। इनके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसमें बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बीच बीच में थोड़ी बहुत बेसिक क्वेश्चन के टाइप के अनुसार थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो अभी शुरुआत के दौर के लिए इतनी बेसिक इसकी पर्याप्त है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। पहले नंबर पे क्वेश्चन आया हमारे पास कि ए और बी का अनुपात दिया है 3:4 का, बी और सी का अनुपात दिया है 8:9 का। तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा? अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ए और बी का अनुपात है 3:4, बी और सी का अनुपात है 8:9। ए बी सी का अनुपात बताना है, तो बी इसमें कॉमन फिगर है, बी के नीचे बी वाला पूरा रेशियो उठा के रखना है आपको। अब इसमें हमको सबसे पहले नंबर पे इसका मल्टीप्लाई करना है 24, फिर सेकंड नंबर पे इसका मल्टीप्लाई करना है 32, और थर्ड नंबर पे इसका मल्टीप्लाई करना है 36। इसको और सरल कर लेते हैं, अगर 4 से डिवाइड कर दें, 6, 8 और 9, 6, 8, 9 ऑप्शन मिल गया हमको ए, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अनुपात का मतलब सरलतम रूप, कि दोनों को, तीनों को एक ही संख्या से डिवाइड करके सरल कर लेंगे कि और सरल ना किया जा सके। तो सरलतम रूप जो आएगा वो आपको ऑप्शन में मिलेगा 6, 8, 9, और 6, 8, 9 हमने टिक कर दिया। यानी बेसिक अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ी थी इसकी, उसी के आधार पे क्वेश्चन था। तो इसका ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ये मल्टीप्लाई, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ए और बी का अनुपात दिया है 3:4, बी और सी का अनुपात 5:7 और सी डी का अनुपात 8:9। ए अनुपात डी का अनुपात बताना है। तो ए बी और बी और सी दिया है, तो सबसे पहला काम हमको ए बी सी में कन्वर्ट करना, फिर ए बी सी के बाद सी डी को मिक्स करेंगे, तब उसके बाद ए और डी का अनुपात निकालेंगे। यानी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ए और बी का अनुपात दिया है 3:4 का, बी और सी का अनुपात दिया है 5:7 का, सी और डी का अनुपात दिया है 8:9 का। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट पे आए कि ए बी और बी सी को अगर कंबाइन करें
तो इसमें कॉमन क्या है, बी। बी के नीचे बी वाला अनुपात 5:7। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई 15, दूसरा मल्टीप्लाई 20 और तीसरा मल्टीप्लाई 28। 15, 20 और 28 ये किसका अनुपात आ गया, ए बी सी का, ए बी और सी। अब इसमें हमको मिक्स क्या करना है, सी डी। सी डी का अनुपात कितना दिया है, 8:9। अब इनमें कॉमन देखिए क्या है, सी। तो वही प्रक्रिया जो अभी यहां की है यही रिपीट कर देंगे कि सी कॉमन है तो सी के नीचे सी वाला अनुपात। अब सबसे पहले नंबर पे ये मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर पे ये मल्टीप्लाई, तीसरे नंबर पे ये मल्टीप्लाई और चौथे नंबर पे ये मल्टीप्लाई। 15 × 8 = 120, 20 × 8 = 160, 28 × 8 = 64, 6 × 22 = 224 और 28 नवैया 9 × 8 = 72 और 9 दूनी 18 और 7 = 25। ये आ गया ए बी सी और डी। हमको बताना है ए और डी का अनुपात, यानी 120 और 252। इसको अगर 12 से डिवाइड करके सरल कर दें, 12 दहम्मा 12 दूनी 24, 12 का नम 12, 10 और 21 का अनुपात आ गया और यहाँ पर टिक कर दिया। कंफ्यूज करने के लिए ध्यान दीजिए 21 और 10 भी दिया हुआ है, इसका ध्यान देना है। यानी प्रोसेस केवल वही जो शुरुआत में बताया गया आपको उसी को बस कंटिन्यू करना है, और चाहे जितनी टर्म्स दी हों, सी डी दिया है, डी दिया हो, ई एफ दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसका कॉन्सेप्ट सेम है, वही आपको कंटिन्यू आगे करते जाना है बस। तो अब इसके बाद आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 2a = 3b = 4c। इसके लिए अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जब भी बराबर का साइन लगा होता है तो ये अनुपात पलट जाते हैं। यानी अगर केवल पहले शुरुआत में इन दो को लिया जाए कि 2a = 3b, तो a और b का अनुपात कितना आएगा, यानी 2 को इधर डिवाइड में ले जाएं और b को इधर ले आएं तो a/b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2, यानी a और b का अनुपात आ गया 3:2। इसी तरह b और c वाले को अगर लें कि 3b = 4c, यानी b/c बराबर आ गया 4/3, यानी b और c का अनुपात आ गया 4:3। अब क्वेश्चन देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया कि a और b का अनुपात, b और c का अनुपात, और फाइंड आउट करना है ए बी सी का अनुपात। तो ए बी सी का अनुपात निकालना है तो इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, b के नीचे b वाली फिगर, इसका मल्टीप्लाई 12, 8 और 6। सरलतम रूप में लाएं तो 6, 4 और 3, 6, 4, 3 हमको मिल गया। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कि कुछ अलग है, अलग नहीं है, एक सीक्वेंस, इसीलिए बेसिक आपको बताई जा रही है क्रमबद्ध तरीके से। जब आप पढ़ते हो तो प्रॉब्लम कहीं से नहीं आती। तो इसमें आपने देखा कि बीच में बराबर लगा के इसको अलग दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अलग नहीं था, उसी टाइप पे क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया और पुराने मेथड से सॉल्व हो गया। ऑप्शन टिक हो गया। और इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 6, 8 और 9 का चतुर्थानुपात बताइए। अभी देखिए हम लोगों ने प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ABCD से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ी थी। तो उसका जब हम लोगों ने ध्यान दिया था कि उसमें से बताया गया था आपको कि 4 अननोन राशियां हैं, 4 अज्ञात राशियां हैं, जिसमें से 3 के मान आपको मिलेंगे और चौथा आपको निकालना होता है। तो यहाँ पर हमको 3 मान दिए हैं। तो अब हमको ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें से कौन सा मान हमसे पूछा जा रहा है। चतुर्थानुपात यानी ABCD के क्रम की बात करें तो एक सीक्वेंस का ध्यान ABCD, A मतलब प्रथमानुपात, B मतलब द्वितीयानुपात, C मतलब तृतीयानुपात और D मतलब चतुर्थानुपात। अगर इसको क्रम से याद कर लें
तो हमको बस चतुर्थानुपात बताना है, यानी हमको मान किसका दिया है, ए बी सी का। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें से आपको मान दिया है ए का, बी का और सी का, पूछा है चतुर्थानुपात। इसकी वैल्यू दी है 6, 8, 9। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि बाहरी राशियों का गुणनफल भीतरी राशियों के गुणनफल के बराबर। अगर इसका मान हम x मान लें तो बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब a का मान कितना है 6 और d का मान कितना है x, b का मान कितना है 8 और c का मान दिया है 9। 6x बराबर 72, x का मान 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 और ऑप्शन टिक कर दिया a। तो ए बी सी डी के क्रम का याद रखना है हमको। अब उसमें से जिस नंबर का क्रम के बारे में पूछा जाए उसकी जगह पे आप कोई अननोन फिगर ले लेंगे और बाकी वैल्यू को क्रम से रख देंगे। क्रम नहीं भूलना है, क्रम चेंज नहीं करना है, जिस सीक्वेंस में दिया है बस वही सीक्वेंस आपको रखते चले जाना है। जो भी एक अज्ञात राशि दी होगी उसको आप क्या करोगे, उसकी जगह पे कोई अज्ञात राशि ले लेंगे, x ले लेंगे, y ले लेंगे, a ले लेंगे, तो उससे बाहरी राशियों का गुणनफल भीतरी राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। इससे सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इससे आगे बढ़े हम लोग, 6, 5 और 35 का द्वितीय अनुपात बताइए। ए बी सी डी के क्रम में द्वितीय अनुपात पूछ लिया, मतलब बी का मान पूछ लिया, यानी मान किसका दिया है हमको, ए सी और डी का। सीक्वेंस ध्यान, तो यानी यहां पर ये जो मान दिया है ए सी और डी का दिया है। कैसे पहचाना, क्योंकि हमसे पूछा गया है द्वितीय अनुपात। यानी ए बी सी डी के क्रम का आप ध्यान दीजिए, सीक्वेंस का ध्यान दीजिए, उसमें जिस चीज का मान पूछा जाए उसको हटा दीजिए, यानी बाकी जो सीक्वेंस है वो बची हुई राशियों का हो जाएगा। तो यहां पर द्वितीय अनुपात निकालना है, मतलब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। बी का मान हमको फाइंड आउट करना है x, a का मान दिया है 6, c का मान दिया है 5 और d का मान दिया है 35। बाहरी राशियों का गुणनफल भीतरी राशियों के गुणनफल के बराबर, यह कॉन्सेप्ट बताया गया। यानी किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्मूले हम लोग याद करते हैं उसके भूलने के चांसेस उतने ज़्यादा। तो बहुत ही रेयर केस में जब फॉर्मूले से ही जल्दी लगना हो, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ना हो, तो उस समय फॉर्मूले याद किए जाते हैं। यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, अब इस पे 4 तरह के क्वेश्चन हमारे क्रिएट हो गए। अब इसको अगर सॉल्व करें, 5x बराबर 35 गुणे 6, x का मान निकालना है तो 35 गुणे 6 बटे 5, x का मान आ गया 42 और ऑप्शन टिक हो गया सी। तो आपने देखा कि ए बी सी डी का जो प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात हम लोगों ने पढ़ा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक एक क्रम से पूछे चले जा रहे हैं। तो इसका अगर सीक्वेंस याद होगा तो इसको लगाने में समस्या नहीं आएगी। 75, 3 और 9 का तृतीयानुपात बताइए। ए बी सी डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तृतीय अनुपात पूछा है, यानी इसका मान आपको निकालना है। इसका मान हो गया x, 75, 3 और 9। बाहरी राशियों का गुणनफल भीतरी राशियों के गुणनफल के बराबर। इसको अगर हम सॉल्व करें, यानी 75 का गुणा करना है 9 से, बराबर 3 का गुणा करना है x से। 3 से डिवाइड कर दें तो x का मान आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 75 गुणे 9 बटे 3। 3 से अगर इसको डिवाइड कर दें 25, 25 का 9 से गुणा कर दें
तो ये आ गया 225, यानी x बराबर हो गया 225 और 225 ऑप्शन नंबर हो गया सी। ए बी सी डी प्रथमा से लेके चतुर्थानुपात तक, फर्स्ट प्रपोर्शन से लेके फोर्थ प्रपोर्शन तक, इसका ध्यान देंगे तो इसके 4 ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने थे। अब प्रथमानुपात वाला एक बचा रह गया, 60, 72, 96 का प्रथमानुपात बताइए, यानी ए की वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू किसकी दी है, बी सी और डी की। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मान निकालना है ए का। बी की वैल्यू 60, 72, 96, बाहरी राशियों का गुणनफल भीतरी राशियों के गुणनफल के बराबर, यानी 96x बराबर 60 गुणे 72। x का मान निकालना है तो 60 गुणे 72 बटे 96, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, 8 9 72। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9 पचे 45 और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया फोर्थ। तो इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उससे कितने टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने वो सब लगातार होते चले गए, तो इसमें बहुत समस्या नहीं आई हमारे सामने। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे कि दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 450 हो तो संख्याएं बताइए। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दें कि अनुपात दिया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है, संख्याएं बताने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी आपको अनुपात दिया होगा तो इसका ध्यान देना है कि दो संख्याएं, हमने मान लिया a और b दो संख्याएं हैं हमारी 8:7। जब अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था समान मात्रक वाली राशियों का आपस में संबंध। समान मात्रक है, यानी अगर ये रुपए में है तो ये भी रुपए में, ये संख्या में तो ये भी संख्या में, दोनों का मात्रक सेम है, यानी इसका मात्रक सेम हम मान सकते हैं। अनुपात दिया है तो कुछ कांस्टेंट फिगर लेनी पड़ जाती है, नियतांक लेना पड़ जाता है कि ये हो गया 8x और ये हो गया 7x, यानी ये जो मात्रक ध्यान दिया आपने ये दोनों में सेम रखा हमने। पहली संख्या 8x हो गई, दूसरी 7x हो गई। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि यदि दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो गया हमारा 15x और इसका योग कितना दिया है 450। 15 से डिवाइड कर दें तो x का मान आ गया 30। अब x जो नियतांक माना था हमने, कांस्टेंट फिगर ली थी, उसका मान आ गया 30। अब 30 का गुणा जैसे ही आप 8 से करोगे तो पहली संख्या आ जाएगी 240 और 30 का गुणा जैसे ही 7 से करेंगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी 210। तो इसका ध्यान, अब अगर इसका सीक्वेंस आपने चेंज किया तो ध्यान दीजिए ऑप्शन आपको 2-2 दिख रहे हैं। तो सीक्वेंस का ध्यान कि लास्ट में सीक्वेंस पूछा क्या आपसे, क्या सीक्वेंस दिया था, पहली दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली दूसरी का अनुपात 240 और 210। जल्दी जल्दी में हम लोग देखेंगे कि दोनों संख्याएं मिल गई, इसको टिक करने का प्रयास करेंगे, जबकि ये आंसर नहीं है। हमारा आंसर आ रहा है बी 240 और 210। यानी यहां पर हमको ध्यान देना है, कुछ नियतांक फिगर ले लेंगे, कुछ कांस्टेंट फिगर ले लेते हैं। 8x 7x इनका योग दिया था इसलिए योग कर दिया, अंतर कहाँ होता तो अंतर ले लेते, गुणा कहाँ होता तो गुणा कर देते। तो ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि हमको योग की बात कर रहा है कि अंतर की बात कर रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपके लगातार लगते चले जाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक हो। अब अगर इस क्वेश्चन का ध्यान दें, है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन अब की बार इसमें शब्द बोल दिया 27 अधिक है।
अधिक या कम, ये शब्द क्या शो करता है, शब्द क्या बताता है हमको? ये अंतर लेने वाले शब्द हैं, कंपेयर करने वाले शब्द हैं, कंपैरेटिव डिग्री पे यूज हो जाते हैं। अंतर लिया जा रहा है, अधिक या कम, यानी दोनों का अंतर कहा गया है हमसे 27 है। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया था हमको, अगर a और b दो संख्याएं ले ले 8:5, तो पहली संख्या हो गई हमारी 8x, दूसरी 5x। बड़ी संख्या छोटी संख्या से का मतलब अंतर कितनी अधिक है? 27। क्योंकि इस लाइन को पढ़ने के बाद अगर ये समीकरण तैयार हो गया, इक्वेशन बन गई, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। से का मतलब होता है अंतर, वो से अंतर जो है अधिक और कम दोनों शब्दों में प्रयोग हो जाता है। यहां पर अधिक लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कम है, तो भी उसी तरह का हो जाएगा। तो इनका अंतर 27 दिया है। 8x में 5x जब घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3x बराबर 27, तो x का मान हो जाएगा 9। x का मान 9 आ गया, तो 9 का गुणा जैसे ही 8 से करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 72 और दूसरी संख्या आ जाएगी 45। और पूछा गया लास्ट में इन दोनों संख्याओं का योग बताइए, और योग हो जाएगा हमारा 117 और ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा सी। यानी पहले क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद, उस तरह का सॉल्व करने के बाद यहाँ तक हमारा आया, दोनों संख्याएं आई, उसके बाद इनका योगफल पूछ लिया आपकी बार। इससे पहले वाले में ध्यान दीजिए, योगफल दिया था, दोनों संख्याएं पूछ ली। अब की बार योगफल पूछ लिया, संख्याएं नहीं पूछी। तो इसी तरह के शब्दों को वो बदलते रहते हैं केवल, तो हमको हर एक शब्द को पहचानना है। इसीलिए आपको हर एक टाइप के उस क्वेश्चन से रूबरू करवाया जाएगा, मुलाकात करवाई जाएगी, जो अलग अलग शब्दों के द्वारा परेशान करते हैं एग्जाम में। और इसकी प्रैक्टिस जब आप करके जाओगे तो ये परेशान नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। रुपए 950 को ए, बी और सी में 5, 11, 3 के अनुपात में बांटा जाना है। बी और ए के भागों का अंतर बताइए। आसान क्वेश्चन, 5, 11, 3 के अनुपात में बांटना है हमको 950 रुपए को, और तीनों के अलग अलग मान ना निकाल के हमको केवल निकालना है बी और ए के भागों का अंतर। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान दें, ए, बी और सी का अनुपात दिया है 5, 11 और 3 का, यानी 5x, 11x और 3x। इनका अगर योग करें तो ये आ रहा है 19x, और इसका मान दिया है 950, x का मान आ जाएगा 50। यहां तक तो हमने पिछले दो क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लिया। अब क्या पूछा है? b और a के भागों का अंतर बताइए। b और a के भागों का अंतर, a का मान था 5x, b का मान था 11x। अंतर निकालना है, यानी 11x में 5x घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 6x। यानी हमसे 6x के बारे में पूछ रहा है। x का मान है 50, तो 6 से मल्टीप्लाई करते ही 6x का मान आ जाएगा 300, और 300 हमने ऑप्शन में टिक कर दिया। क्वेश्चन के शब्दों को समझिए। क्वेश्चन के शब्द जब एक बार समझ में आ जाएंगे तो हर क्वेश्चन आपको आसान दिखना चालू हो जाएगा और हर क्वेश्चन लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुपात समानुपात चैप्टर में, टॉपिक में सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्कों से संबंधित वाला क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आया है। तो इस क्वेश्चन का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के लिए पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को लेके चलना है कि कॉइन्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, दो टाइप से क्रिएट होते हैं। पहला टाइप अनुपात दिया होता है संख्या का, दूसरा टाइप अनुपात दिया होता है मूल्यों का। यानी आपको सबसे पहले तो अनुपात दिया होगा, अनुपात दिया है,
अनुपात या तो संख्या का होता है या तो अनुपात मूल्यों का होता है। अनुपात संख्या का दिया होता है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो आपको बताए कि ये संख्या का अनुपात है, लेकिन जब अनुपात मूल्यों का दिया होता है तो यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करेंगे वो कि इस प्रकार के सिक्के हैं, इनके मूल्यों का अनुपात ये है। ठीक है, तो यानी अनुपात संख्या का है या अनुपात मूल्यों का है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर अनुपात संख्या का दिया है तो इसके साथ देते हैं कुल मूल्य, कुल मूल्य। लेकिन अगर अनुपात मूल्यों का है तो इसके साथ देते हैं कुल सिक्कों की संख्या। यानी ये दो टाइप है हमारे पास, या तो ये दिया होगा क्वेश्चन में या ये दिया होगा क्वेश्चन में। अब सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन पढ़ के ये पहचानना पड़ता है कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन की हमसे बात की गई है और उसको किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो हमको ध्यान देना है कि अगर अनुपात संख्या का है तो इसके साथ हमको मिलेगा कुल मूल्य। अब अगर इन दोनों टाइप में हम लोग इसको पहचान करें कि कौन सा क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं कि एक बैग में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 7, 9 के अनुपात में हैं। 5, 7, 9 इसके साथ देखिए नहीं लगा कि ये संख्या का अनुपात है कि मूल्यों का, वो भी एक्सप्लेन किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, यदि बैग में कुल रुपए 430 हो, कुल मूल्य दिया है, अनुपात संख्या का दिया है, यानी ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया तो इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर अगर कुल मूल्य दिया है तो इस अनुपात को हमको बदलना है मूल्यों में। अगर कुल सिक्कों की संख्या दी है तो ये अनुपात चेंज करना है संख्या में। इस जगह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, यानी सबसे पहले नंबर पे हमको क्वेश्चन की पहचान करनी है कि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है। अगर फर्स्ट टाइप है तो यानी इसमें हमको कुल मूल्य दिया होगा और इस अनुपात को हम मूल्यों में बदलेंगे। अगर सेकंड टाइप है, पहचान अनुपात मूल्यों का होगा और कुल सिक्कों की संख्या दी होगी, तो इस अनुपात को हम संख्या में बदलेंगे। सबसे मेन यही चीज़ है कि सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन की पहचान करना, फिर उसका टाइप पहचानने के बाद उसको किस तरह सॉल्व करना है उस तरीके से आगे बढ़ना। तो हमने यहाँ पे पहचान की कि ये फर्स्ट टाइप है। कैसे पहचान की, कुल मूल्य दिया है और अनुपात संख्या का है, तो इस अनुपात को हमको चेंज करना है किसमें, मूल्यों में। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका अनुपात दिया है आपको 5, 7 और 9 का। कुल मूल्य दिया है 430 रुपए। तो 430 रुपए मूल्य है हमारे पास, तो इस अनुपात को बदलना किस में है, मूल्यों में। तो सबसे मेन है कि अनुपात को बदलना है मूल्यों में। कैसे बदलेंगे कि जैसे आप समझ लीजिए कि 5, 7, 9 के अनुपात में है, यानी 5 सिक्के 1 रुपए के, 7 सिक्के 50 पैसे के और 9 सिक्के 25 पैसे के हमारे पास। तो अगर हम मालूम है हमको कि 5 सिक्के हमारे पास 1-1 रुपए के हैं, तो इसका 5 सिक्के 1-1 के हैं तो इसका मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। 7 सिक्के 50 पैसे के हैं, हर 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो यानी हर 2 सिक्के से 1 रुपए का निर्माण हो जाएगा। तो 7 सिक्के हैं हमारे पास, तो जब इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो संख्या से जब रुपए में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3.5 रुपए। अब 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4, यानी इसको 4 से डिवाइड करते ही ये मूल्यों में चेंज हो जाएगा। इसको 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.25। यानी सबसे पहले हमने क्वेश्चन की पहचान की, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करते हैं। इस अनुपात को हमको बदलना था मूल्यों में, तो वो था हमारा पहला स्टेप कि हमने इस संख्या के अनुपात को बदला मूल्यों में।
अब इस मूल्यों के अनुपात के द्वारा जो बदलने पे आया, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये आ रहा है हमारा कितना 10.75। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, 10.75 आ गया। अब इसका क्या करना है हमको, 10.75 से डिवाइड करना है 430 में, यानी इससे डिवाइड करना है 430 में, यानी 430 अपॉन 10.75, पॉइंट हटा, डबल जीरो आया, इसको सॉल्व किया, आ गया हमारा 40। अब ये 40 क्या आया, 40 आया हमारा ग्रुपों की संख्या। ग्रुपों की संख्या मिल गई हमको। तो पहला स्टेप था हमारा, अनुपात को चेंज किया हमने मूल्य में, इसको जोड़ लिया, इससे डिवाइड किया, जो कुल मूल्य दिया था हमको 40 ग्रुप आ गए, यानी डिवाइड करने के बाद जो भागफल आया वो क्या आया, ये ग्रुपों की संख्या आ गई। अब लास्ट स्टेप है, जिस सिक्के के बारे में हमसे पूछा गया है उसके अनुपात, संख्या के अनुपात से गुणा। लास्ट में ध्यान दीजिए, पूछा गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है हमको यहाँ पर 7, और ग्रुपों की संख्या कितनी आई 40। तो 7 का 40 से मल्टीप्लाई करने पे हमको पता लग जाएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 40 का मल्टीप्लाई जब आप 7 से करोगे तो ये आंसर आएगा हमारा 280, और ऑप्शन टिक हो जाएगा बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, सिक्कों वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको जब 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे, लगा लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका फायदा नजर आएगा। यानी सबसे पहले नंबर पे आपको पता हो कि 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप में अनुपात संख्या का होता है और कुल मूल्य दिया होता है, दूसरे में अनुपात मूल्यों का होता है और कुल सिक्कों की संख्या दी होती है। तो हमने पहचान की, पहला टाइप था, इसके अनुपात को बदला मूल्यों में, सबसे पहला स्टेप हमारा, इसको जोड़ा, आ गया 10.75। 10.75 से डिवाइड किया, जो कुल मूल्य दिया था हमको, तो ग्रुपों की संख्या आ गई। और लास्ट लाइन पे गए कि किस सिक्के के बारे में हमसे पूछा गया है, 50 पैसे के सिक्कों के बारे में। तो हर एक ग्रुप में 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या था, उसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने ग्रुपों की संख्या से, और हमारा आंसर आया 280। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार ठीक से पढ़ लिया है, तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन और मिलेगा तो उसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। तो लेकिन अभी बचा है हमारे पास इसका सेकेंड टाइप। इसके सेकेंड टाइप का एक एग्जाम्पल अगर ले लें, एक बैग में रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। यदि बैग में कुल 378 सिक्के हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब इसकी टाइप की पहचान करें, उनके मूल्यों का अनुपात, अनुपात मूल्यों का दिया है। बैग में कुल 378 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दी है। अगर पिछले क्वेश्चन पे हम लोग आए तो ये जो सेकंड टाइप था हमारे पास कि अनुपात मूल्यों का दिया है और कुल सिक्कों की संख्या दी है, यानी क्वेश्चन सेकंड टाइप हो गया हमारे पास। इसको सॉल्व कैसे करना है, इस अनुपात को बदलना है हमको संख्या में, यानी मूल्यों को बदलना है संख्या में। अगर मूल्यों को हम संख्या में बदलें तो इसमें सबसे पहले अनुपात दिया है 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। मूल्यों का अनुपात दिया है 13, 11 और 7 का। कुल सिक्कों की संख्या दी है 378, यानी इसको बदलना है हमको संख्या में। मूल्य दिया है, संख्या में बदलना है। यानी आपको कहा गया कि आपके पास 13 रुपए हैं और सब सिक्के एक एक के हैं। इससे पहले ध्यान दीजिए कि जब हम लोग इस अनुपात को मूल्यों में बदल रहे थे तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, ठीक। लेकिन अब की बार क्या करना है हमको, जब मूल्यों से संख्या में जाते हैं तो इस पे मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 1 2 4 कहाँ से आया? 1 रुपए में 1 सिक्का, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के। इसके आधार पे मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड हो रहा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 13, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा 22, 4 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो ये आ जाएगा 28। तो इसको अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 63। अब 63 से डिवाइड करना है 378 में, तो इससे हमारा आ रहा है कितना? 378 बाई 63 करते हैं तो वैल्यू मिल रही है 6। अब ये 6 क्या आ गया हमारा? ग्रुपों की संख्या, ग्रुपों की संख्या। और ग्रुपों की संख्या का मल्टीप्लाई, एक नोट ध्यान रखिएगा, ग्रुपों की संख्या का गुणा हमेशा सिक्कों की संख्या के अनुपात में करते हैं। ग्रुपों की संख्या का गुणा हमेशा सिक्कों की संख्या के अनुपात में करते हैं। ग्रुपों की संख्या आई 6 और इनकी संख्या का अनुपात क्या था हमारे पास? इसका ध्यान दीजिएगा, ये इनके मूल्यों का अनुपात है, संख्या का अनुपात है ये, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिखा कि ग्रुपों की संख्या का गुणा सिक्कों की संख्या के अनुपात में करना था हमको, और संख्या का अनुपात ये दिया है। और किस सिक्के के बारे में आपसे पूछा गया? इसमें आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्के के बारे में, और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना आया? 22, और ग्रुपों की संख्या दी है 6, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 132, और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया बी। तो ये आपने देखा, दो तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं। दो तरह से क्वेश्चन में अगर दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने अच्छे से की है तो इस क्वेश्चन को लगाने में समस्या नहीं आएगी। इसमें सबसे मेन होता है अनुपात को बदलते समय, और दूसरा सबसे मेन काज है लास्ट में ग्रुपों की संख्या जो आई है उसका मल्टीप्लाई किससे करें, मूल्यों के अनुपात में कि संख्या के अनुपात में। तो उसके लिए हमको ध्यान देना है कि ग्रुपों की संख्या का गुणा हमेशा सिक्कों की संख्या के अनुपात में करना है, ना कि मूल्यों के अनुपात में। तो इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पे। 44 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 6:5 के अनुपात में है। इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए? तो क्वेश्चन दो पार्ट में दे दिया हमको। पहले पार्ट में हमसे बताया गया कि 44 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है 6:5 के अनुपात में, यानी इस क्वेश्चन को हमने केवल यहीं तक पढ़ा और पहले यहीं तक सॉल्व करेंगे। जैसे ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग पूरा एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं तो क्वेश्चन लगता नहीं है, लेकिन जितना जितना पार्ट हम पढ़ते हुए उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाता है। कह रहा 44 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 6:5 के अनुपात में है। तो अगर इतना पार्ट सॉल्व करें हम, 44 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 6:5 के अनुपात में, 6x 5x जोड़ दिया 11x, इसका मान दिया है 44, x का मान 4। तो अब 4 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो दूध आ गया हमारे पास कितना 24, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो पानी आ गया 20। यानी ये तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन थी हमारे पास कि 44 लीटर में दूध आया हमारे पास 24 लीटर और पानी आ गया 20 लीटर। अब जब लोग हम आगे बढ़ते हैं
कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात कर रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए। मिला दिया x कि 24 लीटर दूध है, अब पानी हो गया हमारे पास 20 प्लस x। अब इसको अगर भिन्न के रूप में रखें तो कितना आएगा 24 बटे 20 प्लस x। इसका अनुपात कितना दिया है 2:3 हो जाए, 2:3। 2:3 दिया था तो इसको भिन्न में लिख सकते हैं 2/3। अब तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 72, ये आ गया 40 प्लस x। 40 से डिवाइड किया, x का मान आ गया 32। यहां पर ध्यान दीजिए ये 2x आया हमारा। 20 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 40 और x का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 2x। तो यहां पर 2x का मान आ गया 32, x का मान हो गया 16। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर आ गया, लेकिन समय लगा। समय को बचाना है तो ट्रिक लगानी है, ट्रिक लगानी है तो उसका तरीका देखना है। उसका तरीका देखते हैं हम लोग। यहां पर तक ध्यान दीजिए कि 24 और 20 आने के बाद, जैसे दूध दिया था हमको 24, पानी दिया है 20, इसमें हमको पानी मिलाना है। इसका अनुपात दिया है 2:3। अब इस वाले का मान हमको निकालना है, तो इस वाले को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इधर ध्यान दें कि 2 बराबर कितना दिया है 24। अनुपात का जो 2 है, ये 2 बराबर कितने लीटर है 24। अगर 2 24 लीटर के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 12 के। 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 का मान आ गया 12। हमको मान किसका चाहिए 3 का। 3 बराबर हो गया हमारा 36। यानी नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा होनी चाहिए हमारे पास 36 लीटर, जिसमें से हमारे पास वो 20 लीटर पहले से है। तो 36 में जैसे ही 20 माइनस करेंगे तो आंसर आया हमारा 16। यानी ये जो मेथड था हमारा, ये इसकी ट्रिक हो गई कि यहां तक पहले स्टेप पे बांटने के बाद इस क्वेश्चन को आसान कर दिया गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम कर दिया गया और हमारा आंसर आ गया 16। और 16 लीटर हमने उठा के ऑप्शन बी में टिक कर दिया। तो शुरुआत में भी आपने ध्यान दिया कि क्वेश्चन था, अनुपात दिया था, उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेने के बाद उसको हम लोगों ने बांटना सीखा था। उसी पे आधारित क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंकअप होते होते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद, बेसिक क्लियर करने के बाद जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इसके अगले क्वेश्चन पे। राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है तथा इसके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत रुपए 2500 है तो प्रत्येक की आय बताइए। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग ध्यान दें, प्रत्येक की आय बताइए। अब इसमें कौन कौन से शब्द यूज हुए, आय का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात, प्रत्येक की बचत, 3 अलग अलग शब्द मिले, आय, खर्च और बचत। तो सबसे पहले नंबर पे इन तीनों का संबंध अगर स्थापित करें कि तीनों का संबंध को ध्यान दें तो आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। यानी जितना हमने खर्च किया और जितनी बचत है उन दोनों को जोड़ने पर हमारी टोटल इनकम आ जाती है, तो कुल आय आ जाती है कि हमारी आमदनी कितनी हुई। तो आय बराबर क्या होता है हमारा, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो हमको आय का अनुपात दिया है राम और श्याम, राम और श्याम, इनकी आय का अनुपात है 4:3 और इनके खर्च का अनुपात है 3:2 और प्रत्येक की बचत दी हुई है 2500। यानी आय में से जब हम खर्च माइनस कर देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आय और यहाँ पर खर्च,
यानी दो अलग अलग अनुपात दिए हैं। इस अनुपात का मात्रक क्या है? आय, और इस अनुपात का मात्रक है खर्च। यानी यहां पर एक अलग हमको नियतांक लेना पड़ेगा और यहां पर एक अलग नियतांक लेना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम नियतांक लेते हैं तो 4x और 3x आय हो गई, लेकिन x यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर आय का अनुपात था, उसका एक अलग नियतांक है, और यहां खर्च है, इसका एक अलग नियतांक है। तो इसको अगर हम लें तो यह आ जाएगा 3y और 2y। अब क्वेश्चन आसान हो गया कि आय में से खर्च माइनस करने पर बचत आ जाती है। यानी राम की आय है हमारे पास 4x, उसका खर्च है 3y और इसकी बचत दी है 2500। ये पहला समीकरण बन गया हमारा। इसी तरह श्याम की आय है 3x और इसका खर्च है 2y, तो ये बचत आ गई 2500। ये दो समीकरण बन गए। वो हमको निकालनी इसकी आय है, प्रत्येक की आय बताइए। आय निकालनी है तो खर्च वाले पार्ट को कैंसिल करना है। खर्च वाले पार्ट को कैंसिल कैसे करते हैं? इसकी संख्या को बराबर करके। यहाँ 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो इसकी संख्या को बराबर कैसे किया जाता है? इस पूरे समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई किसका? जिसके मान हमको बराबर करने हैं। जैसे यहाँ पर 3 दिया है तो दूसरे वाले समीकरण को, पूरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 दिया है तो इस वाले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई, यानी अपोजिट वाले पे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 यहाँ है तो सेकंड वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले में 2 से। तो फर्स्ट वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें y बराबर हो जाएगा और कैंसिल आउट करने के बाद x का मान आ जाएगा जो हमको आय के रूप में निकालना है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आया 8x माइनस 6y, 2500 का दुगुना 5000। सेकेंडली दिया है हमको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x माइनस 6y बराबर 7500। दोनों समीकरण को अगर घटा दिया जाए तो घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, कैंसिल हो गया। आया -x बराबर -00, माइनस माइनस कट गया, x का मान आ गया 2500 और x का मान आ गया तो x का गुणा, यानी 4 से गुणा करेंगे तो राम की आय और 3 से गुणा करेंगे तो श्याम की आय। तो 2500 का अगर हम 4 से गुणा कर दें तो राम की आय आ रही है 10,000 और श्याम की आय आ रही है 7500। अच्छे क्वेश्चनों में गिनती है इनकी, इसका ध्यान, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग गया। इसी समय को बचाना है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक, उस ट्रिक के आधार पर अगर इसको देखें, अनुपातों का आपस में रिलेशन देख के उनका अंतर लेके उससे जल्दी लगाया जा सकता है कि अगर राम और श्याम की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो 4:3, उनके एक्सपेंस का रेशियो, उनके खर्च का अनुपात 3:2। शॉर्टकट तब लगाया जा सकता है जब अनुपातों का अंतर समान आ जाए। जैसे 4 में से 3 माइनस कर दें, आय में से खर्च माइनस कर दें तो बचत 1, आय में से खर्च माइनस कर दें तो बचत 1, बचत बराबर आ गई, तो इस पे शॉर्टकट लग जाएगा। इस 1 बराबर बचत कितनी है? 2500, यानी अनुपात के 1 का मान आ गया 2500, तो 4 से गुणा करते ही राम की आय आ जाएगी 10,000 और श्याम की आय आ जाएगी 7500। तो इससे हमने देखा कि अगर अनुपातों का अंतर समान है तो इस क्वेश्चन को जल्दी लगाया जा सकता है, और उस समय फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है। उस समय फिर हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो आपको फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका ध्यान देना है हमको। इस पे फिर ऑप्शन हमको मिल जाएगा ए और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि इसकी बेसिक हमने अगर शुरुआत में पढ़ी है ठीक से तो उसके बाद क्वेश्चन लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जल्दी लगाया जा सकता है। लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों को साथ लेते हुए चलते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं तो टाइम की बचत कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट के रूप में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।